आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है आपका अनसीन पैसेज। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स जो हैं 24 Feb 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें कि कोई प्रॉब्लमेटिक अगर बच्चे के साथ में जो एरिया है, अगर वो देखा जाए तो वो इंग्लिश है ना। क्योंकि विशेष रूप से जो हिंदी मीडियम का जो बच्चा है वो क्या करता है कि वो सामान्य रूप से अंग्रेजी पढ़ता ही नहीं है ना। और पढ़ने के साथ साथ उसके मन में क्या है, एक भय जो है वो भय ऑलरेडी पहले से डेवलप है। तो हमारा काम है, ये जो सीरीज है इसका उद्देश्य है कि वो उस डर को बच्चे के दिलो दिमाग से निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है अनसीन पैसेज। और जैसा कि हम और आप जानते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक पैसेज की वैल्यू कितनी है। तो एक पैसेज की वैल्यू है 15 मार्क्स, 15 अंक है। अर्थात अगर आप देखेंगे तो आपको सामान्य रूप से समझना है कि बड़ा ही सरल सा कंसेप्ट है। अगर हम एक पैसेज तैयार करते, एक क्वेश्चन तैयार करते हैं, एक पैसेज वाला क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास वेटेज कितने मार्क्स का आ जाएगा, 15 मार्क्स का आ जाएगा। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, पर डे अनसीन पैसेज पे बात करेंगे और उससे संबंधित साथ ही साथ हम लोग एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, वो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। और क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं आज की इस क्लास में पहले प्रश्न से, और पहले रीडिंग जो है उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। और जब रीडिंग से शुरुआत करते हैं तो एक समस्या सबसे अधिक जो बच्चे के दिमाग में आती है कि सर मुझको तो ये ही नहीं पता कि ये कह क्या रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, कहते ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीमे चलो बट कॉन्टिन्यूअस चलो, आप रेस जीत जाओगे, ये समझो। आप देखो, सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो हम यहां पर कुछ चीजों को समझते हैं। पहली स्थिति यह है कि हम किसी भी पैसेज को देखेंगे और पैसेज देखने के बाद में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी स्थितियां हमको नहीं आ रही हैं। ठीक है, देखो भाई, स्थिति हमने देखी कौन कौन सी नहीं आ रही। तो किसी ने कहा सर मुझे शिफ्ट माने क्या होता है ये नहीं पता। ठीक है, उसने क्या कहा, सर मुझे ये नहीं पता कि शिफ्ट माने क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो। उसने कहा शिफ्ट माने क्या होता है ये नहीं पता मुझे। दूसरा बोला सर मुझे ये नहीं पता कि माइंडसेट क्या होता है। ठीक है, तीसरे वाले ने कहा कि सर मुझे जेनरेशन नहीं पता। चौथे ने कहा क्वाइट नहीं पता। पांचवें वाला बोला सर मुझे विजिबल भी नहीं पता। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो वॉकेब से संबंधित समस्या अगर है तो अगर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमको लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ट्रांसलेशन हर जगह मदद करे। किसी ने कहा कि सर मुझे ये नहीं पता कि पैट्रियोटिक माने क्या होता है। किसी ने कहा कि सर मुझे मूवमेंट की नहीं पता। किसी ने कहा कि सर मुझे वेविंग का नहीं पता कि वेविंग माने क्या होता है। किसी ने कहा कि पॉलिटिकल का नहीं पता, है ना। किसी ने कहा कि साहब कन्विक्ट कन्विंस्ड का नहीं पता। किसी ने कहा मुझे साहब कल्चर के विषय में जानकारी नहीं। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले कुछ भी हम पहले हमारा काम ये है कि जो चीजें हमको नहीं पता उनको मार्क कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए, एविडेंस के बारे में नहीं पता हमको। डिससेटिस्फैक्शन क्या होता है ये नहीं पता। डिस इंटरेस्ट क्या है ये भी नहीं पता। कल्चर है ये भी हमें जानकारी नहीं है। वैल्यूज क्या है ये नहीं पता। और एथिक्स क्या है, एथिक्स के बारे में भी जानकारी नहीं है। अच्छा, why we are here understand not understand me they are turning to the from obedient। टर्निंग माने क्या है ये नहीं पता। ओबीडियंट माने क्या है ये भी नहीं पता। रेबिलियस क्या है ये भी नहीं पता। ठीक है, अडल्ट क्या है ये भी नहीं पता, है ना। अलार्मिंग क्या है ये भी नहीं पता हमको, है ना। अच्छा जी, एस्ट्रे, एस्ट्रे माने क्या है ये भी नहीं पता। ठीक है,
चलो पहले यहां तक समझते हैं, है ना। यहां तक समझते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि शिफ्ट माने क्या है, देखो अगर आप शिफ्ट कहते हैं तो शिफ्ट सामान्य रूप से स्थान बदलने के लिए होता है ना। स्थान बदलने के लिए, या जिसको कह सकते हैं परिवर्तन, क्या कहा जा सकता है, परिवर्तन। माइंड सेट अगर देखा जाए तो माइंड सेट का अर्थ होता है सोच, ठीक है। जेनरेशन अगर कहा जाए तो जेनरेशन का अर्थ होता है पीढ़ी, पीढ़ी। क्वाइट माने बिल्कुल, और विजिबल माने दिखाई देना, दिखने योग्य। ये समझो, जो चीज दिखने योग्य है उसको कहेंगे विजिबल। पैट्रियोटिक कहते हैं देशभक्त, देशभक्ति, पैट्रियोटिक है ना, देशभक्ति। मूवमेंट, मूवमेंट कहते हैं आंदोलन, ठीक है। मार्च, मार्च को अगर देखा जाए तो यहां इस मार्च का अर्थ मार्च महीने से नहीं है। मार्च देखो, चलो मैं यहां लिख देता हूं, मार्च। मार्च कहा जाता है, पैदल जो यात्रा होती है उसको मार्च कहते हैं। फिर क्या कहा गया, वेविंग, वेव माने हिलाना। आपने झंडा लिया और झंडे को आप क्या कर रहे हैं, ऐसे हिला डला रहे हैं, तो इसको वेव कहेंगे। क्या कहेंगे, वेव। वैसे वेविंग, वेव शब्द लिया गया लहर से, है ना। चलो भाई, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल राजनैतिक। कल्चर, कल्चर माने संस्कृति होता है। हमारा कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। एविडेंस, एविडेंस माने क्या होता है, एविडेंस कहते हैं सामान्य रूप से अगर हम एविडेंस कहें तो प्रूफ जो होते हैं, है ना। एविडेंस को हिंदी में कहते हैं सबूत, ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है, असंतुष्टि, असंतुष्टि, ठीक है। डिसइंटरेस्ट, इंटरेस्ट को कहते हैं किसी में रुचि होना, और डिसइंटरेस्ट को माने अरुचि होना। यहां देख लो इसको। देखो, डिस इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट का मतलब है अरुचि हो। कल्चर संस्कृति हो गया। वैल्यूज, वैल्यूज का अर्थ क्या हो गया, एथिक्स, एथिक्स शब्द यूज होता है नैतिकता के लिए। टर्न, टर्निंग माने बदलना या बदलाव। ओबीडियंट, ओबीडियंट को अगर देखा जाए, ओबीडियंट शब्द किसके लिए आता है, ये आता है आज्ञाकारी।
रेबिलियस, रेबिलियस रेबेल्स कहा जाता है विद्रोही को। अडल्ट्स कहते हैं नवयुवक। जो 18 साल से ऊपर है वो क्या है? अडल्ट है, नवयुवक। अलार्मिंग, अलार्मिंग का अर्थ होता है, कहते हैं ना अलार्म बज रहा है, अर्थात किसी चीज की सूचना दे रहा है ना, सूचना। और एस्ट्रे किसको कहा जाता है? एस्ट्रे का मतलब होता है गुमराह। अब पहले ये जो एक पैसेज है उस एक पैसेज को निपटाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या कहा गया। द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन। शिफ्ट माने परिवर्तन, इन द माइंडसेट सोच में, ऑफ इंडियाज माने भारत के, यंगर माने युवक, नई जेनरेशन कहते हैं पीढ़ी। भारत की नई जेनरेशन, नई पीढ़ी की सोच में जो बदलाव है, इज माने है, क्वाइट माने बिल्कुल, विजिबल माने दिखने योग्य, वाइल जबकि, दे आर पेट्रियोटिक वे देशभक्ति में है, प्रिपेयर्ड तैयार है, टू, प्रिपेयर्ड माने तैयार है, टू ज्वाइन, ज्वाइन माने जुड़ने के लिए, एनी माने किसी भी, मूवमेंट कहते हैं आंदोलन से, किसी भी आंदोलन से जुड़ने के लिए तैयार है, मार्च पैदल यात्रा से, वेविंग हिलाने के लिए, पॉलिटिकल फ्लैग्स क्या है? राजनीतिक झंडे, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक के समूह जुड़ने के लिए, दे आर नॉट वो नहीं है, इन मोस्ट केसेज बहुत अधिकांश मामलों में, कन्विक्स्ड, कन्विंस्ड कहते हैं अगर कहा जाए, सहमति अगर किसी के साथ में है तो कन्विंस, बाई इंडियाज कल्चर। वो क्या नहीं है? केवल भारत की जो संस्कृति है उस संस्कृति से सहमत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने कहा, लड़कों से कहा कि भाई लड़के जो हैं उनको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, या लड़के हों या लड़कियां हों। देखिए क्यों मानना चाहिए भाई? हमारा भी तो अपना जीवन है। अगर मान लीजिए, अब देखो एक सिंपल सी बात है, ये कल्चर आया है हमेशा। अगर मान लीजिए आपके माता पिता ने ये सोच लिया होता कि हमारा भी तो अपना जो है मन है, हमारा भी तो अपना विचार है, हम भी तो अपना जीवन जी सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने आपको पैदा ही क्यों किया होता? अगर वो भी ये सोच लेते तो क्या कुछ होता? या वो भी ये सोच ले कि जितना पैसा हम आप पर खर्च कर रहे हैं उतना पैसा यदि हम बचाते रहे तो हमारा बुढ़ापा कट जाएगा, हमको क्या जरूरत है भाई? है या नहीं है? लेकिन ये कल्चर है, ये हमारा काम है कि माता पिता की जिम्मेदारी है बच्चे को अच्छी एजुकेशन दें, बच्चे का ध्यान रखें, और ये बच्चे की जिम्मेदारी है कि जब आपके माता पिता वृद्ध हो जाएं तो ऐसी स्थिति में आप उनका ध्यान रखें। ये क्या? ये कल्चर है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? इनफैक्ट तथ्य ये है कि दे है आस्क, वे पूछते हैं, क्वेश्चंस माने प्रश्न, दैट माने की, एविडेंस माने सबूत, देयर माने उनके, डिससेटिस्फैक्शन माने असंतुष्टि के, विद माने साथ में, एंड माने और, डिसइंटरेस्ट माने अरुचि के साथ में, इन वॉट किसके बारे में, वी कॉल जिसे हम कहते हैं कल्चर, संस्कृति जिसको कहते हैं, वैल्यूज मूल्य जिसे कहते हैं, एंड एथिक्स नैतिकता कहते हैं। आपका ये नैतिक दायित्व है कि अगर कोई बुजुर्ग है, भले ही हम उससे परिचित है या नहीं है, अगर कोई बुजुर्ग है उसकी मदद करना, ये क्या है? ये नैतिकता है, बाकी कुछ नहीं है। तो वो क्या करते हैं नैतिकता के विषय में? क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड है। जैसे आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से पहले क्या होता था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो कुछ गलत काम कर रहा है, कुछ भी,
तो सबसे पहले देखता था कि भाई मेरा कहीं ऐसा तो नहीं है यार, अपना राज्य है उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश राज्य में से बाहर निकल जाओ तब कुछ करेंगे। फिर धीरे धीरे सोच हुई, अरे अपने जिले से बाहर निकलो तब कुछ। अब सोच क्या आई कि चलो भाई अपना जो ब्लॉक है उससे बाहर निकलेंगे तब कुछ। आज के टाइम पे सोच क्या है, मतलब फिर सोच आई कि भाई गांव से बाहर निकल के चाहे कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं। फिर सोच आई कि नहीं भाई, अपने परिवार को छोड़कर भाई की किसी के सामने कुछ भी करो। अब किसी को कोई भय ही नहीं है, किसी की कोई कल्चर ही नहीं है, किसी की कोई स्थिति ही नहीं है कि भाई चलो ठीक है, गांव नाते कोई चाचा ताऊ बाबा लग रहा है तो कम से कम उसके सामने तो न करो। लेकिन नहीं है, हमारे माता पिता को छोड़कर बाकी सबके सामने हम करेंगे उठपटांग जो भी हरकतें करनी है ना। तो चलिए क्या है, वाई डू वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली। अब उनके प्रश्न कैसे होते हैं? प्रश्न होते हैं कि हम संयुक्त परिवार में क्यों रहते हैं, और क्या है, आई बिलीव इन गॉड, मुझे ईश्वर में विश्वास है, बट नॉट इन टेम्पल्स, लेकिन मंदिरों में नहीं है, और पूजा पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं है। लेकिन मुझे मंदिर ईश्वर में मैं विश्वास रखता हूं, लेकिन मंदिर और पूजा में विश्वास नहीं है। वाई कैन माई पेरेंट्स नॉट अंडरस्टैंड मी, मेरे मां बाप मुझे समझते क्यों नहीं है। आज के टाइम पर जिस उम्र के पड़ाव में आप लोग घूम रहे हो, क्लास 10th हो 12th हो, जैसे ही 8वें तक की स्थिति तो सब ठीक है, जैसे ही बच्चा 9 10th में आता है उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि अरे मेरे माँ बाप मुझको समझते ही नहीं है, मेरे टीचर मुझको समझते ही नहीं है। अच्छा, बच्चे के मन में भी ये विचार आता है। देखिए अगर हम लोग देखें एक साइकोलॉजिकल बात है कि जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसको लगता है कि बस जो कुछ जानता है वो वही जानता है, और उससे टीचर्स, उसके माता पिता, उसके परिवार वाले, उसके बड़े बुजुर्ग कुछ नहीं जानते। इन्होंने तो अपना जीवन वेस्ट किया है, हम जो कुछ है वो बहुत कुछ करेंगे, है ना। लेकिन जैसे जैसे समय बदलेगा आपको ये पता होगा कि आपके मदर, आपके फादर, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके टीचर्स जो हैं जिनको आपसे ज्यादा अनुभव है, उन्होंने आपको सही सलाह दी। ठीक है, देखो क्या, दे आर टर्निंग, वो बदल रहे हैं फ्रॉम ओबीडियंट, एक आज्ञाकारी से, टू रेबेलियस, विद्रोही, यंग माने युवा, एडल्ट माने नवयुवक। वो क्या है, वो एक आज्ञाकारी से किस में बदल रहे हैं, एक विद्रोही युवक में बदल रहे हैं। क्या हो रहा है, एक अभी का मामला था कहीं का, वहां ये पाया गया, वहां ये देखा गया कि मां जो है उसकी सब्जी बेचा करती थी, और लड़का कह रहा है कि नहीं मुझे तो आईफोन चाहिए। माँ ने बड़ी मेहनत उसको समझाया, नहीं, उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया। अब माँ मजबूरी में जो है वो क्या कर रही है, आई आईफोन 16 उसको दिलवाया। माँ की आंखों में इसलिए आंसू हैं क्योंकि 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो भी जितने का भी आता है, वो जो धनराशि है, वो धनराशि उसने कितनी मेहनत से जोड़ी थी, और बच्चा इसलिए खुश है, वो उसको माँ की जो है आंखों से आंसू नहीं दिख रहे। तो क्या दिख रहा है, मेरा आईफोन 16 आ गया, अब कम से कम यार दोस्तों में मेरी भौकाल बन तब भी जाएगी, लोग कहेंगे कि हाँ भाई इसके पास आईफोन है। तो ये जो है, ये सामान्य रूप से स्थिति क्या है, विद्रोही किस्म की हो गई है स्थिति। इट इज एन अलार्मिंग, ये एक सूचना है, अलार्म है। नोट दैट ऑल द सेम पेरेंट्स से, कि सभी जो माता पिता हैं वो कहते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग विद अवर चिल्ड्रन, कि हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ है, दे आर गोइंग एस्ट्रे, वो गुमराह हो रहे हैं। भाई विद्यालय में या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, मान लीजिए हमने आपके गार्जियन से शिकायत करी कि भाई आपका लड़का जो है वो रोजाना पढ़ने नहीं आता, या आपका जो लड़की है वो रोजाना पढ़ने नहीं आती, कुछ करो भाई इसका, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले क्या कहेंगे, सच जी वो हमारी सुन तो ही ना, मान तो ही ना, हमें नहीं पता, कुछ कहने लग जाएं तो सबसे पहले आजकल की स्थिति है, आजकल सब पे एक एक लड़का है ना, और एक एक लड़का है तो क्या होता है, सामान्य रूप से कुछ भी कहा उस बच्चे से कि अरे क्यों नहीं पढ़ने जा रहा है, तुम्हारी टीचर की शिकायत आई थी, लड़का कह रहा है कि नहीं मुझे ये काम करने दो वरना मैं फांसी लगा लूंगा। अब माँ बाप दोनों डर के बैठे हैं, क्यों भाई,
होता है नहीं होता? तुम लोगों में से भी कई लोग ऐसे हैं जो माँ बाप को धमकी दे देते हैं कि नहीं भाई, अगर आपने कुछ कहा तो मैं फांसी लगा लूंगा। अरे भाई, फांसी तो उसी दिन लग गई आपकी जब आपकी वजह से आपके माता पिता दुखी हैं, है ना? तो कम से कम ये जो अनर्गल प्रलाप है इनसे दूर रह के अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, ठीक है? कुछ नहीं रखा इन चीजों में। चलो भाई, अब देखिए, यहां तक स्थिति है, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं किसी को। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे की स्थिति क्या है जरा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब देखिए, आगे बढ़ते क्रम में क्या स्थिति आती है जरा उसको समझते हैं। आगे बढ़ते हुए क्रम में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले क्या समस्याएं हैं भाई, पैसे इसको पूरा कर लें पहले, फिर उसके बाद में बात करेंगे। अच्छा, एक दो दिन हम बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे जैसे पैसे इसको लाइन बाय लाइन, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है? चलो भाई, अब देखो जरा ध्यान से। ठीक है भाई, अब देखो ये जो पैसेस का जो सेकंड पार्ट है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, है ना? ठीक है, चलो भाई, अब देखो स्थिति कैसे हो सकती है। क्या कहा गया? इफ यू आस्क एन एल्डरली इंडियन, एल्डरली कहते हैं बड़े, इफ यू आस्क एंड एल्डरली इंडियन, यदि किसी बड़े भारतीय से बात करें, बड़े कहिए या जिसको कह सकते हैं वृद्ध, यदि आप किसी वृद्ध भारतीय से बात करें तो क्या होगा? हाउ आर यू, इफ यू आस्क, यदि आप पूछते हो एन एल्डरली इंडियन, एक वृद्ध भारतीय से, हाउ आर यू, आप कैसे हो, द चांसेस, चांसेस कहते हैं अवसर, ऑफ द चांसेस आर योर क्वेश्चन, इस बात के अवसर कि योर क्वेश्चन, के आपका प्रश्न, विल बी आंसर्ड, उसका उत्तर इस प्रकार से दिया जाएगा कि बाई गॉड्स ग्रेस, अगर आप किसी से पूछोगे कि आप कैसे हो तो क्या होगा? उसका उत्तर है, उत्तर क्या होगा? किसी वृद्ध व्यक्ति से पूछोगे, बाई गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा से, एवरीथिंग इज फाइन, के प्रत्येक चीज ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। मैं आपसे पूछूं कैसे हो आप, तो किसी वृद्ध व्यक्ति से या किसी बड़े व्यक्ति से पूछो, अरे साहब सब आपकी दुआएं हैं, है ना? ये शब्द आपके मुंह, उसके मुंह से निकलेगा, या ऊपर वाले की कृपा है। अब देखिए, इट इज द फ्रूट, सॉरी, दिस इज द फ्रूट, यह है, द फ्रूट माने फल, ऑफ आवर कल्चर, क्या है? फल है या परिणाम है, अगर फल कह लीजिए, या जिसको क्या कहा जाए, परिणाम कहा जाए। यह क्या है? यह परिणाम है ऑफ कल्चर, इसका, संस्कृति का, ये जो है ये हमारी संस्कृति का परिणाम है। डीप, डीप माने गहरा, सेटिस्फैक्शन माने संतुष्टि,
डिस्पाइट कहते हैं बावजूद, बावजूद। चलो भाई, अप्स एंड डाउन, ऊंचा और नीचा, मतलब डीप सेटिस्फैक्शन, गहरी संतुष्टि, डेस्पाइट माने बावजूद, अप्स एंड डाउन्स, अप्स कहते हैं ऊंच नीच, जीवन है, जीवन में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते है ना। कहते हैं ना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है ना। तो क्या है, डीप सेटिस्फैक्शन, गहरी संतुष्ट, इस सब के बावजूद के जीवन में उथल पुथल चल रही है। इंडियाज वैल्यू, इंडियाज माने भारत की, वैल्यूज कहते हैं मूल्य, हैव कैप्ट ने रखा है, इंडिया माने भारत को, स्ट्रांग माने मजबूत, स्ट्रांग क्या है, मजबूत। यूनाइटेड, यूनाइटेड माने संगठित। डिस्पाइट थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ इन्वेजन, थाउजेंड्स माने हजारों, ईयर्स माने वर्षों, इन्वेजन कहा जाता है, इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण। हजारों वर्षों के आक्रमण के बावजूद भारत कैसा है, संगठित है, और कैसा है, मजबूत है। ये क्या है, ये सब किसकी कृपा है, ये सब हमारी कल्चर की कृपा है, हमारी संस्कृति की कृपा है। हाउएवर, यद्यपि द यूथ ऑफ टुडे, वर्तमान का जो युवक है, आर बीइंग रेज्ड, उनको बड़ा किया जा रहा है, डिफरेंटली, डिफरेंटली माने अलग तरीके से, फ्रॉम दोज, उनसे, इन प्रीवियस जनरेशन, पिछली वाली पीढ़ी से दूसरे तरीके से इनको रेज किया। देखो आजकल माँ बाप क्या सोचते हैं, आजकल माँ बाप सोचते हैं कि मेरे बच्चों को कष्ट नहीं होना। तो आप इस बात को याद रखिए कि जिनके बच्चे इस उम्र में कष्ट नहीं उठाएंगे, उनके माता पिता बुढ़ापे में कष्ट उठाए, ये समझ। देखिए उम्र है, कहते ना, ये जो जीवन है, ये जीवन बिल्कुल ऐसे समझो जैसे अप एंड डाउन। अगर आपने अपने जीवन के आरंभिक साल में अप कर देख लिया, तो अंतिम सालों में आपको डाउन देखना है। और जो अंतिम सालों में डाउन देख चुका है, तो उसका जीवन कैसा होगा, अप होगा। तो अभी तो आप इस डाउन को झेल जाओगे, लेकिन जब वृद्धावस्था में होगा, है ना, कहते हैं ना कि ये उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले लड़के। तो ये जो रील बना बना के आप अपने जीवन को वेस्ट कर रहे हैं, ध्यान दें कि भाई मेहनत करिए, मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। इंफॉर्मेशन इज एट देयर फिंगर टिप्स, इंफॉर्मेशन कहते हैं सूचना, सूचनाएं उनकी उंगलियों पर है। गिव देम साइंटिफिक, गिव माने दीजिए, देम माने उन्हें, साइंटिफिक माने वैज्ञानिक, रेशनल प्रमेयी या तार्किक, प्रैग्मेटिक व्यवहारिक, रीजंस माने तर्क। उनको क्या किया, उनको व्यवहारिक और वैज्ञानिक तर्क दीजिए। कैसे तर्क दीजिए, अब एक प्रश्न था इसी पैसेज में, किसी ने कहा कि साहब ये बताइए, वाई डू वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, हम एक संयुक्त परिवार में क्यों रहते हैं। अब बच्चे ने ये प्रश्न पूछा, आप मुझे एक चीज बताइए, संयुक्त परिवार में रहने का स्थिति क्या है, क्यों रहते हैं भाई संयुक्त परिवार में। संयुक्त परिवार में रहने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण या व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है कि जीवन में कभी भी किसी के साथ असुरक्षा की भावना नहीं होती। मान लीजिए आप और आपकी पत्नी दोनों अकेले रहते हैं, और भगवान ना करे कि आपकी डेथ हो गई,
अब पत्नी जो है अगर परिवार के साथ में है तो पत्नी और आपके जो बच्चे हैं उन बच्चों की देखभाल के लिए फैमिली है तो सही। पिता की कमी नहीं पूरी कर पाएंगे लेकिन अन्य कमियां तो कम से कम पूरी करेंगे। अब आप परिवार में रह नहीं रहे उसके बाद में क्या होगा? आपकी जो माँ है या आपकी जो पत्नी है वो पत्नी जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, समाज से लड़ेगी, क्या करेगी वो बताओ? सिंगल अगर मदर है या सिंगल अगर फादर है, वो अगर समाज में बच्चों पर ध्यान रखेगा तो पैसा कौन कमाएगा? पैसा नहीं कमाएगा तो आपकी आवश्यकताएं कैसी पूर्ति होंगी? और आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होंगी तो पिता आपके साथ में भी है तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फायदा है? अगर वो जॉब पे चला गया तो आप पर ध्यान कौन रखेगा? इसलिए फैमिली मस्ट है। यहाँ क्या है, आपकी दादी हैं आपके साथ में रह रही हैं, क्या हुआ? आपके पिता अगर कहीं मेहनत करने भी गए हैं, अपनी मजदूरी करने गए हैं, जॉब करने गए हैं, तो कम से कम आपकी जो दादी है वो आपका ख्याल तो रख रही है, आपके चाचा हैं आपकी चाची हैं, ये सभी ध्यान तो रख रहे हैं। ये मस्ट है फैमिली। तो उनको कैसे तर्क दीजिए? उनको व्यवहारिक तर्क दीजिए। द वैल्यूज एंड द एथिक्स, वैल्यूज कहते हैं मूल्य, एथिक्स कहते हैं नैतिकता, ऑफ सेंचुरी शताब्दियों से, एगो माने पहले, आर जस्ट एज वैलिड उतने ही वैध हैं। वैलिड माने वैध। जो मूल्य और जो नैतिकता उस समय वैध थी उस समय वो आज भी वैध है ना, इज एप्लीकेबल टुडे एज वेल, आज भी वैध है। ठीक है, वी ओनली हैव टू एक्सप्लेन देम डिफरेंटली, उन्हें केवल हमें उन्हें केवल क्या करना है? उन्हें केवल हमें व्याख्या करनी है डिफरेंटली। देखो आज की अगर जनरेशन अगर देखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि भारतीय संस्कृति में हाथ जोड़कर नमस्ते करने का विचार है और अंग्रेजी कल्चर में हाथ मिलाने का विचार है। अब देखिए, भारत में हमेशा ये कहा जाता है, अब मान लीजिए किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा सर हम हाथ क्यों जोड़ते हैं, सबसे पहले कहा जाता है नमस्ते। नमस्ते को अगर देखें तो नमः अर्थात मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपको नमन करता हूं इसलिए हम नमस्ते करते हैं, इसलिए हाथ जोड़ते हैं। अब इससे क्या नई जनरेशन का बच्चा क्या करेगा? सेटिस्फाइड होगा? नहीं होगा। अरे मैं नहीं जोड़ रहा भैया, मैं तो हाथ मिलाऊंगा। लेकिन जब कोविड आया तो कोविड के टाइम में लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाना बंद कर दिए, क्योंकि हमारा जो हाथ है इस हाथ में कई बैक्टीरियाज हैं, वो बैक्टीरियाज हमारे पास में आएंगे। लेकिन क्या था, पहले से हम लोग हाथ मिलाने वाला कल्चर नहीं था, हाथ जोड़ने वाला। दूर से किसी को हाथ जोड़िए इसका मतलब क्या है? तो हमें ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इस तरीके से एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि देखो भाई, जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में उसके कीटाणु आपको ट्रांसफर हो सकते हैं, आपके कीटाणु उसको ट्रांसफर हो सकते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, हम हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं और हाथ नहीं मिलाते। तो वो बात उसको समझ में आएगी भाई बैक्टीरियाज है इसकी वजह से, है ना। तो सबसे आवश्यक स्थिति ये है कि हमें जो पहले हमारे जो वैलिड रीजंस थे आज भी हैं, लेकिन सामान्य रूप से आप अगर ध्यान दें तो आपको ये समझना है कि भाई रिश्ता वही और सोच नहीं, है ना, स्टार प्लस पे आता है ना, रिश्ता वही सोच नहीं। तो विचार वही है लेकिन उनको बच्चों को सही रूप से हमें डिफरेंट तरीके से उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि वर्तमान स्थिति में आवश्यक है। ठीक है, चलो भाई अब पहले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। देखिए क्या कहा गया, पहली स्थिति किस तरीके से है। एक मिनट, पहला प्रश्न है, What change in mindset of Indian youth is visible nowadays? आपको यह बताना है कि भारतीयों के जो युवा भारतीय हैं
व्हाट चेंज मतलब क्या परिवर्तन इन द माइंडसेट सोच ऑफ इंडियन यूथ, भारतीय युवाओं की इज विजिबल दिखाई देती है नाउअडेज, इस समय भारतीय युवाओं की क्या सोच दिखाई देती है, पहला। दूसरा है व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स कहते हैं माता पिता और चिल्ड्रंस कहते हैं बच्चों, माता पिता और बच्चों में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, विरोधाभास है। अगली स्थिति क्या है, अगली स्थिति किस प्रकार से है, हाउ हैज इंडियन कल्चर अफेक्टेड अवर एटीट्यूड, भारतीय संस्कृति ने हमारे जो एटीट्यूड है उस एटीट्यूड को किस प्रकार से प्रभावित किया है, ठीक है। व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चर रूट्स, क्या करना चाहिए युवाओं को अपनी भारतीय जो जड़ है, भारतीय जो मूल है, उस भारतीय मूल पर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगला क्या है, फाइंड अ वर्ड विच मीन्स, दैट मीन्स एग्रीड, एग्रीड शब्द जो है वो यहां किसका प्रयोग किया गया है, तो जरा पहले इस पर चर्चा कर लो, ठीक है, समझ लो भाई क्या कहा गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहां एग्रीड, एग्रीड का अर्थ होता है सहमत, दे आर प्रिपेयर टू ज्वाइन द एनी मूवमेंट इन केस इज कन्विंस्ड, तो यहां शब्द क्या है, कन्विंस्ड शब्द है, क्या है, कन्विंस्ड, कन्विंस्ड, कन्विंस्ड शब्द सहमति के लिए प्रयोग हुआ है, कन्विंस्ड, CONVICD, कन्विंस्ड। विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स अ वार्निंग साइन, इनमें से किस फ्रेज का अर्थ है वार्निंग साइन, अब देखो जरा क्या है भाई, a distraction, disinterest with the culture, values, and we have joined family in this turning into the obedient and alarming note, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए है अलार्मिंग नोट, क्या है अलार्मिंग नोट, चेतावनी, ठीक है। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ इलॉजिकल, इलॉजिकल का मतलब होता है लॉजिकल, इलॉजिकल का मतलब होता है अतार्किक, अतार्किक का क्या होगा, तार्किक, तो इसके लिए क्या यूज हुआ है, इसके लिए शब्द यूज हुआ है रेशनल, क्या हो गया, रेशनल। वैसे अगर पूछा जाता तो क्या होता, रेशनल के लिए साथ में हम इसको लॉजिकल भी कर लेते हैं, लॉजिकल या तार्किक। वार्निंग साइन माने चेतावनी, एग्रीड माने सहमत। अब देखो जरा, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम देखते हैं पहले प्रश्न पर, और वो स्थिति क्या है जरा उस पर हम लोग चर्चा करें, ठीक है, चलोगे। इसको पहले जरा आप नोट कर लीजिए, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करिए भाई। आगे बढ़े, चल। पहला प्रश्न है आपका, व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ अडेज, भारतीय लोगों के
सोच में क्या बदलाव जो है वो आजकल दिखाई देता है। अब देखो जरा प्रश्न को पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा भाई? द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियन यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल while they are patriotic, prepare to join any movement, march waving political flags, join Facebook groups, they are not in most cases convinced by the Indian culture। तो हम क्या कहेंगे, क्या कहा गया? What change in the mindset of, देखिए क्या है, करेंगे सब कुछ, करेंगे सब कुछ, लेकिन भारतीय जो कल्चर है उस कल्चर से सहमत नहीं है। तो देखिए क्या कहेंगे, द माइंडसेट ऑफ इंडियन यूथ, the mindset of Indian youth visible nowadays, nowadays कहा जाता है आजकल, is that they are, they माने वे, they are not convinced माने सहमत है with Indian culture roots, Indian culture roots, जो भारतीय संस्कृति की जो जड़ें हैं उन जड़ों के साथ वे सहमत नहीं। ठीक है, अच्छा और कुछ है? चल थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या है इसमें, क्योंकि 3 मार्क्स का है तो थोड़ी सी स्थितियां और देख लेते हैं। ठीक है भाई, और क्या कहेंगे? दे हैव दे हैव डिसइंटरेस्ट, इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट कहिए अरुचि, दे हैव डिसइंटरेस्ट इन कल्चर, वैल्यूज, मूल्य एंड एथिक्स, और नैतिकता। ठीक है, हो गया। अब जो बचे हुए 3 प्रश्न हैं, क्योंकि आज की क्लास का टाइम भी काफी हो गया, तो बचे हुए जो प्रश्न हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे कल। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये देखेंगे व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पैटर्न्स, सॉरी पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। इस प्रश्न को आप करके दिखाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना, केवल एक प्रश्न करके दिखाएंगे आप, जो भी आपको जैसे भी आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए यहीं पर हम अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी ये आप जरूर हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, चलिए थैंक यू।